हेलो फ्रेंड्स, पुनः आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन पे। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए जो आगे पेपर आने वाले हैं उनके लिए जैसा टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि लास्ट टॉपिक टर्म में हम लोगों ने जनसंख्या से प्रश्न किए थे, जिसे लगातार प्रश्न आपका आ ही रहा है और उस सेट से 2-3 प्रश्न कल भी आए हैं। आज के सेट में हम लोग साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि साइंस का पोर्शन ऐसा है जिससे 2 क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डीप ना जाकर हम लोग ऊपर ऊपर साइंस को पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर है, कुछ क्वेश्चन नए हैं और कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाए हुए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले एक थोड़ी जानकारी दे देते हैं आप कि एनालिसिस जरूर देख के जाइए अगर आपका पेपर लगा है, और नहीं लगा है तो आप वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि आपको ये आने वाले पेपरों में बहुत ज्यादा फायदेमंद करेगा। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा, जीव द्रव्य कला की संरचना का सर्वाधिक मान्य मॉडल कौन सा है? यानी जीव द्रव्य कला का जो मॉडल बनाया गया है इसमें सर्वाधिक मान्य मॉडल है वो कौन सा है? ग्राटर एवं पेंडल मॉडल, डेनेली एवं डेक्सन मॉडल, तरल मोजेक मॉडल या आपका रॉबर्टसन मॉडल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तरल मोजेक मॉडल। ये आपका सर्वमान्य जो मॉडल है वो माना गया है। यानी अब ये जीव द्रव्य कला होता क्या है? आप लोगों ने कोशिका सुना होगा। क्या सुना होगा? कोशिका। कोशिका के अंदर आपका ये जो सेल होता है, ये सेल पूरा एक चैप्टर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 9th क्लास का पूरा एक चैप्टर ही है। इस कोशिका के अंदर एक होती है, मतलब कोशिका में होती है कोशिका झिल्ली। क्या होती है फ्रेंड? आपकी कोशिका झिल्ली। इसी कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसी को कहा जाता है जीव द्रव्य कला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा, सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टिस, सिकोइया, देवदार या चीड़? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड वो है आपका सिकोइया। सिकोइया का वृक्ष सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष कहा जाता है। वही यूकेलिप्टिस को आपका बोला जाता है आतंक। क्या बोला जाता है? प्रकृति का आतंक। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी से पानी को खींच लिया जाता है। कहीं कहीं इसको यूकेलिप्टिस ना बोलकर सफेदा के नाम से भी बोला जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्लोडेड होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। क्लोडेड क्या है? एक पोरी लंबा प्रणाद स्कंद है, एक पोरी लंबा कांटा है, 2 पोरी लंबा प्रणाद स्कंद है या एक परिवर्तित पर्ण है। अब देखिए, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको थोड़ी सी टफ लगेगी, तो उसके 2 रीजन है। लैंग्वेज अगर टफ आपको लग रही है तो उसके 2 रीजन है। पहला रीजन कि ये इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया गया है ना, इंग्लिश टू हिंदी। और दूसरा जो रीजन है ये बायो की लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि एसएससी करने वाले बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी पे उतना ध्यान नहीं देते हैं और ये क्वेश्चन आपका टोटली बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। क्लोडेड पहले होता है कि ये समझ लीजिए कि जो आपके स्कंद वाले पौधे होते हैं, स्कंद वाले पौधे मतलब जैसे कि आपका आलू, जैसे कि आपका आलू हो गया, जैसे कि आपका अदरक हो गया, यानी जिनका हम लोग तना खाते हैं। क्या खाते हैं? तना, स्कंद। और उनका जो तना है वो रहता कहाँ है? जमीन के अंदर। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्लोडेड उनकी बात की जा रही है। तो ये जो होते हैं ये फ्रेंड होते हैं आपके एक पोरी लंबा प्रणाद स्कंद। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक पोरी लंबा प्रणाद स्कंद इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्णहरित युक्त मृद दूतक कोशिकाएं कहलाती। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि बायोलॉजी बेस्ड आपका ये पूरा पेपर है। तो पर्णहरित युक्त मृद दूतक कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? स्थूल कोण ऊतक कहलाती हैं, द्रव ऊतक कहलाती हैं, वायुतक कहलाती हैं, हरित ऊतक कहलाती हैं। तो यहाँ पे एक हिंट इन्होंने दिया, पर्णहरित। तो जिसमें आपका आता है क्लोरोफिल, आता है आपका क्लोरोप्लास्ट, आता है उन्हीं में से आता है आपका हरित ऊतक, यानी जो पौधे में आपका रंग के लिए जिम्मेदार है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं पर्णहरित यानी हरित ऊतक। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा, बंद गोभी के नीले लोहित पत्ते का रंग शीतल जल में नहीं निकलता। यानी जब आप बंद गोभी जो कैबेज होता है उसको ठंडे पानी में डालते हैं, नॉर्मल पानी में डालते हैं तो उसका कलर नहीं छूटता, लेकिन जैसे ही आप उसके उबलते हुए पानी में जब उसको आप डालते हैं या उबालते हैं तो उसका कलर छूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है आपके सामने। क्या उबलते हुए जल में जीव द्रव्य कला मर जाती है? अगला है, गर्म जल कोशिकाओं में सहज सकता है। अगला है, वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं हो घुस जाता है।
उबलते हुए जल में कोशिका झिल्ली मर जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो उसका हो जाएगा आपका कि उबलते हुए जल में जो जीव द्रव्य कला होता है, जो आपका मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका झिल्ली के अंदर भरा होता है। कहां भरा होता है आपका? कोशिका झिल्ली के अंदर। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका मर जाता है, जिसके कारण जो आपकी पत्ता गोभी होती है वो अपना कलर छोड़ देती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम सोपान होता है। ऑप्शन है 3 कार्बन अणुओं का जुड़कर ग्लूकोज बनाना, जल का बनना, जल का आयनीकरण होना, या पर्णहरित के 1 इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के 1 फोटॉन से उद्वेलित होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो इसी फोटोसिंथेसिस से आपका भोजन बनाता है कौन? प्लांट। तो इतनी ध्यान रखिएगा, भोजन बनाने का जो काम होता है पेड़ों में, उस क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यह प्रक्रिया शुरू होती है आपके पर्णहरित के 1 इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के 1 फोटॉन में उद्वेलित होना। अगला है आपका क्वेश्चन कि स्वयं युग्मन का अर्थ क्या है? एक पुष्प के पराग कोशों से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग कणों का स्थानांतरण, एक पुष्प के पराग कोशों से उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग कणों का स्थानांतरण, एक पुष्प के पराग कोशों से अन्य पौधे के पुष्प स्थानांतरण के वर्तिकाग्र पर पराग कणों का या पराग कणों का स्थानांतरण नहीं। तो स्वयुग्मन, देखिए आप समझ गए होंगे, स्वयं से युग्मन, अगर इसको आप थोड़ा तोड़ लें तो स्वयं से युग्मन, इसका अर्थ क्या निकल के आएगा? स्वयं से युग्मन का अर्थ निकल के आएगा। अब ऑप्शन डी लिखा है एक पुष्प के पराग कोशे से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, तो यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैंने इसका रीजन आपको बता भी दिया। नेक्स्ट आपका हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ है। देखिए हाइड्रोपोनिक्स जो पौधे होते हैं ये एसएससी बहुत बार पूछता है, और ये होते हैं तरल माध्यम में उगाए जाने वाले पौधे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रो का मतलब है आपका पानी, तो ये ध्यान हमेशा पानी में ही नहीं, ठीक, ये आपके किसी भी मतलब तरल माध्यम में जो पौधे उगते हैं उन्हीं को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। और जैसे इसका ऑप्शन हो सकता है आपका मनी प्लांट, तो आप लोगों ने देखा होगा मनी प्लांट को आप बॉटल में डाल के भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सिग्नल आवृत्ति यानी श्रव्य तरंगों के वाहक तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी देखिए जो आपकी श्रव्य तरंगें होती हैं इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत धीरे होती है ना, लेकिन अगर इन्हें दूर तक पहुंचाना है तो इनको किसी के साथ अध्यारोपित कर दीजिए, जिससे इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? बढ़ जाती है ना, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, जिससे बहुत और तेजी से चलना शुरू कर देती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को फ्रेंड मॉड्यूलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉड्यूलेशन। तो ऐसा अर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉड्यूलन या मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है यदि वातावरण नहीं होता तो पृथ्वी के तल पर औसत तापमान होता न्यून अधिक वर्तमान के समान या 0 डिग्री सेल्सियस। अगर भैया वातावरण नहीं होता तो यहाँ का आप लोग समझ लीजिए, यानी जो आपकी लेयर बनी है पृथ्वी के ऊपर, जो 5 लेयर है आपकी, इन 5 लेयर से ही आपका सूर्य प्रकाश आता है और भिन्न भिन्न चीजें इसमें से निकाल दी जाती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा अधिक होता। यानी हम लोग शुरुआत में पढ़ते थे पृथ्वी शुरुआत में कैसी थी? आग का गोला थी। क्या थी? आग का गोला। तो आग का गोला क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे पहले वायुमंडल नहीं था, वायुमंडल यहाँ पे धीरे धीरे स्थापित हुआ। अगला है श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन या व्यतिकरण। फ्रेंड ये प्रक्रिया जो है साबुन के बुलबुलों वाली, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। और ध्यान रख लीजिएगा, और जब भी कोई भी रंग की बात आए तो वहां पे आप अपना प्रकीर्णन लगा दीजिएगा, बहुत ज्यादा सोचिएगा नहीं। यानी जो आकाश नीला क्यों होता है, पृथ्वी काली क्यों दिखाई पड़ती है, ये सब चीजें जो है वो प्रकीर्णन से ही संबंधित है। अगला है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि वातावरण द्वारा इसका अवशोषण नहीं होता या वातावरण द्वारा परावर्तित होता है, इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है या इसका वेग बहुत अधिक होता है। यानी हमको प्रकाश हमेशा, जैसे आपने घर के रूम की होल देखा होगा तो होल से आपने प्रकाश को निकलते देखा होगा, तो ये कह रहे हैं प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है फ्रेंड, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत लंबी तरंग दैर्घ्य इसकी
नहीं होती हैं। तो इसकी अगर तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके आपकी 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कितनी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, कागज पर अंगुलियों की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्तशील चूर्ण छिड़ककर तथा निम्न प्रकाश में देखकर की जाती है, ये प्रकाश कौन सा होता है। यानी जो यहाँ पे प्रकाश की बात कर रहे हैं कि ये वाला जो प्रकाश है वो कौन सा प्रकाश है, क्या भारत प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, अवरत प्रकाश है या परावैंगनी प्रकाश है। अगर थोड़ा जो लोग सीआईडी देखते होंगे, जो सोनी सब पे आता होगा, उसमें जो डॉक्टर सालुके जो डॉक्टर साहब थे, वो क्या करते थे, जब भी वो फिंगरप्रिंट निकालने होते थे तो एक नीली कलर की लाइट लेके किसी चीज पे डालते थे और उनको जो फिंगरप्रिंट है वो नजर आ जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये पूरा एक अपने आप में ही एक बृहद चैप्टर है। तो ये जो किरणें होती हैं ये फ्रेंड होती हैं आपकी पराबैंगनी किरणें, ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नीले नीला प्रकाश जो आपका डाला जाता है। अगला है, बीटा तरंगे होती हैं, ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण, उदासीन कण होता है, केंद्र के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन केंद्रक द्वारा उत्सर्जित होता है, या एक रेडियोधर्मी इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्रेंड बीटा तरंगे जो होती हैं ये आपकी रेडियोधर्मी इलेक्ट्रॉन से संबंधित होती हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड हमारा, नाभिकीय बल के उद्गम केंद्र के एक जोड़े के निम्न कणों के विनिमय से संबंधित होता है, न्यू मेसान, पाई मेसान, आपका फोटॉन या फिर आपका इलेक्ट्रॉन। तो नाभिकीय बल का जो उद्गम होता है उससे संबंधित होता है आपका पाई मेसन बॉन्ड, और ये आपका 11th की केमिस्ट्री का प्रश्न है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रश्न आज जो है थोड़े से हाई लेवल के, लेकिन नए प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है। ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, यहाँ पे होना चाहिए फ्रेंड लाइसोसोम, रेक्टिकुलम या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कोशिका का आत्मघाती थैला लाइसोसोम को कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरक ऊर्जा का संचय में करता है अपने विद्युत क्षेत्र में, अपनी कुंडली में, अपने चुंबकीय क्षेत्र में, या विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड अपने विद्युत क्षेत्र में, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रेरक अपने विद्युत क्षेत्र में ही अपने क्या करता है, संचय करता है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होते हैं मात्र डीसी परिपथ में, समकलित परिपथ में, एसी व डीसी दोनों परिपथ में, या मात्र एसी परिपथ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो मात्र एसी परिपथ में होते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। जब ये चीज क्या है, स्टेप एंड स्टेप डाउन, यानी जब बिजली बहुत तेज आ रही हो, ठीक, मान लो 11,000 की लाइन को, 11,000 वोल्टेज को 240 में 440 में कन्वर्ट करना है ना, तो स्टेप डाउन। और जब मान लो 240 को 11,000 में कन्वर्ट कर रहा हूं, जैसे बता रहा हूं, तो स्टेप अप है ना। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दो प्रकार के आपके ट्रांसफार्मर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आणविक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। ये बहुत बार आपका प्रश्न पूछा गया है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए, आप अगर एक जूता लाते हैं तो उस जूते के डिब्बे में कितने जूते होते हैं, 2, और दोनों की दिशा जो होती है वो अलग अलग होती है। तो किसी भी आपके एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब ऐसे ध्यान रखिएगा कि एक जूते के डिब्बे में 2 जूते रह सकते हैं और दोनों की चक्रण की दिशा जो होती है वो अलग अलग होती है। अगला है, ऊंची तुंगता, यानी तुंगता मतलब ऊंचा क्षेत्र। ऊंचे क्षेत्र पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्यों? वायुमंडल का दबाव अधिक होता है, तापमान कम होता है, वायुमंडल का दबाव कम होता है, या तापमान अधिक होता है। तो ऊंचे क्षेत्रों में वायुमंडल का जो दबाव होता है वो कम होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जल का वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है, यद्यपि यह होती है एक उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है, एक प्रकाश रासायनिक क्रिया है, या एक ऐसी क्रिया है जिसमें न तो उष्मा का क्षय होता है और ना ही उष्मा की वृद्धि होती है। तो ये लास्ट वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं आपका, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो अपक्षेपी या शोषी है, देखिए जो वाष्पीकरण होता है उष्मा का, तो जल का जो वाष्पीकरण होता है तो इसमें उष्मा क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है। ये उष्मा जो होता है ये उष्मा वापस लेता है, इसीलिए इसको बोला जाता है उष्मा शोषी क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य होता है वह परिवर्तित करना, अभिक्रिया का ताप, अभिक्रिया के उत्पाद, सक्रियण ऊर्जा या संतुलन नियतांक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रियण ऊर्जा। ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, एक निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोज के इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? ऑप्शन है आपके सामने, डायस्टेज, इनवर्टेज, माल्टेज या जाइमेज। तो जो जाइमेज होता है फ्रेंड ये आपके एंजाइम में जो ग्लूकोज होता है उसको एथिल अल्कोहल में चेंज करता है, यानी जाइमेज। ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सिरका एक तनु जलीय घोल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको 10th की केमिस्ट्री में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, किस केमिस्ट्री में मिलेगा आपको? ये 10th की केमिस्ट्री में। सिरका है एक एथोनाइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है या आपका सिट्रिक अम्ल है। तो जो सिरका होता है ये फ्रेंड आपका एक इथेनोइक अम्ल होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और सिरका से ही कभी कभी आपकी C2H5OH यानी शराब का निर्माण किया जाता है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अगला है, एल्युमिनियम क्लोराइड गैस अस्तित्व होता है, द्विताणु, बहुलक, एकलक या इनमें से कोई नहीं। तो जो एल्युमिनियम क्लोराइड होता है वो होता है द्विताणु, यानी उसमें द्वि अणु आपके होते हैं। तो ये हम लोगों ने फ्रेंड्स आपके 25 क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी सेट में सॉल्व कर लिया है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई जारी रखिएगा। धन्यवाद।